तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक परिचय बतला दिया, खोज का कहानी सुना दिया, क्षेत्रफल बतला दिया। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का विशेषता बतलाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का आज मैं आप सभी को विशेषता बतलाऊंगा। ठीक है, विशेषता से निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे, वो भी सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। इसलिए प्यारे बच्चों, यथासंभव आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। ठीक है, 12th पेड कोर्स क्या है, विशेष जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52 कॉल करके आप जान सकते हैं कि 12th पेड कोर्स क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है विशेषता। किसका? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, देख रहा हूँ कोई दूसरा मार्कर मिल जाए तो ठीक है। देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता का विशेषता। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला विशेषता क्या है? तो सबसे पहला विशेषता हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण है। क्या है? तो नगर निर्माण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहला पॉइंट लेंगे नगर निर्माण। ठीक है, नगर निर्माण, सर्वप्रथम नगर निर्माण को देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि मैं नगर निर्माण की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में विभक्त थी? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभक्त थी। एक ऊपरी सतह और दूसरा निचली सतह। ये हम मान लेते हैं हो गया निचली सतह और ये मेरा हो गया ऊपरी सतह। ठीक है, निचली सतह। ठीक है, ये मेरा ऊपरी सतह। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ऊपरी सतह में क्या था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपको 2 शहर का नाम बतलाया, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में यानी खुद का अपना अपना क्या था? तो दुर्ग था। और वह दुर्ग कहाँ स्थित था? तो प्यारे बच्चों, वह दुर्ग था ऊपरी सतह में स्थित। ठीक है, दुर्ग कहाँ स्थित था? तो प्यारे बच्चों, ऊपरी सतह में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, दुर्ग क्या हुआ? जैसे मान के चलिए कि आपने संसद भवन का नाम सुने हैं। जैसे संसद भवन, वैसे आम भाषा में समझिए दुर्ग। ठीक है, दुर्ग में सभी लोग बैठते थे, अपना मीटिंग करते थे। जैसे संसद भवन में मीटिंग होता है ना, उसी प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में कौन लोग रहते थे? आम भाषा में कहूँ, सरल भाषा में कहूँ तो ऊपरी सतह में लोग रहते थे अभिजात वर्ग के लोग। किस वर्ग के लोग? अभिजात वर्ग के लोग। प्यारे बच्चों, अभिजात वर्ग क्या होता है? जो धन से समृद्ध हो। जो वर्ग धन से समृद्ध हो वह वर्ग कहलाएगा अभिजात वर्ग। जैसे व्यापारी, ठीक है, जमींदार, ठीक है, जो शासित करते हैं वो। यानी कुल मिला के कहिए, घुमा फिरा कर कहिए, जितने भी अमीर लोग थे ऊपरी सतह पे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो बाढ़ से बचने के लिए अमीर आदमी है तो ऊपरी में न रहेगा ना, कहेगा कि डूबेगा तो पहले नीचे वाला, हम तो बचे रहेंगे। ठीक है, तो ऊपरी सतह में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। अब जहां अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, अभिजात वर्ग ही क्या किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता को चलाते थे। यानी कि जो भी दुर्ग था, ठीक है, वह सारा का सारा कहाँ था? तो ऊपरी सतह में ही था। अब प्यारे बच्चों, निचली सतह में भी शहर थे, यहाँ भी शहर था, लेकिन इस निचली सतह में कौन लोग रहते थे? तो सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, जैसे किसान हो गए, सेवक हो गए, ठीक है, मजदूर हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितना भी सामान्य लोग थे, आम भाषा में कहिए गरीब लोग थे, वो कहाँ रहते थे? तो वो नीचे रहते थे। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का खासियत यह था कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी नगर बनता था, उन नगरों को क्या किया जाता था, तो चार दीवारी से घेर दिया जाता था। ठीक है, किससे घेर दिया जाता था, तो चार दीवारी से, और इसे किला बंद कर दिया जाता था। यह काफ़ी ज़्यादा क्या था, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो शासित वर्ग के लोग थे, वो नगर का किस प्रकार निर्माण करते थे। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज मैं कपड़ा लाना भूल गया, कोई बात नहीं, टॉवल से ही मैं साफ कर लेता हूँ, क्योंकि जब प्यारे बच्चों मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ मन नहीं करता है। ठीक है, ये फिर से ऑफ करके नया वीडियो बनाने का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि जब शासित वर्ग एक नए नगर का जब निर्माण करते थे, यह लोग क्या करते थे, तो यह लोग आपस में सर्वप्रथम मीटिंग करते थे। ठीक है, यानी कि जमींदार आ गए, ठीक है, उसके बाद व्यापारी आ गए, शासित लोग हैं ना आगे जो शासन कर रहे, और सभी को एक दुर्ग में मीटिंग बनाते थे, योजना तैयार करते थे, और योजना को क्या करते थे, तो लिपिबद्ध कर देते थे। यानी कि जो योजना है उसको लिख लिए, और लिखने के बाद, लिपिबद्ध करने के बाद वो क्या करते थे, वो एक नगर का निर्माण करते थे। प्यारे बच्चों आप बताइए, जब कोई व्यक्ति योजना बना करके नगर बनाएगा तो क्या नगर बेहतरीन होगा? 100% नगर बेहतरीन होगा। ठीक है, अब ये लोग जो थे, जो नगर के बारे में योजना बनाते थे, वो क्या बनाते थे, वे लोग कहते थे नगर किस प्रकार से होना चाहिए। पहला शर्त, जब हम नगर बनाएंगे तो नगर का जो सड़क होगा वह सड़क एकदम सीधी होगी, एकदम क्या होनी चाहिए, सीधी। तो प्यारे बच्चों, कोई पूरब से पश्चिम जाता है तो पक्का है कि कोई उत्तर से दक्षिण जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़क बनेगा, एक इधर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो पहला शर्त होता था कि जो भी नगर बनेगा, नगर का सड़क क्या होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सीधी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वे लोग साफ सफाई को लेकर के एकदम एक्टिव थे, पूरा का पूरा सब चीज़ से समझौता कर लेंगे, साफ सफाई से समझौता नहीं करेंगे। उन लोगों का मानना था कि यदि मैं सड़क को सीधी बना दूं तो हवा का रत्ती भर का झोंका चलेगा ना, तो गंदगी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, जो हाईवे का सड़क होता है एकदम सीधा, हल्का हवा चलता है, गंदगी दोनों साफ हो जाती है। और आपने देखा होगा जब सड़क इस प्रकार से होगा जिग-जैग टाइप से, तो हवा कितना भी चलेगा, कचरा यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंसेगा कि नहीं फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा। तो सीधी होने से क्या होती थी, तो सड़क स्वतः अपने आप से क्या होती थी, तो साफ हो जाती थी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, जब सड़कें आपस में मिलती थी, देखिए कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो आपस में जब मिलती थी तो इसको हम घुमा लेते हैं, वृत्त मेरा बन गया। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, 360। कितना होता है, 360। कितना भाग है, 1 2 3 4 भागा 4, कट के कितना आ जाएगा, तो 90। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी खंड यानी चारों खंड 90 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, 10th में ब्रिलियंट हैं तो आपको याद होगा क्या, तो समकोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि सड़कें जब आपस में मिलती थी तो क्या बनाते थे, तो समकोण बनाती थी। क्या बनाते थे, तो समकोण बनाती थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सड़कें थे वो सड़कें सीधी बनती थी और आपस में जब मिलती थी तो समकोण बनाते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब नगर बनाया जाता था तो उस नगर में सड़कों का जाल बिछा होता था। इतना ज़्यादा सड़क था कि समझो कि सड़कों का क्या था, तो जाल बिछा हुआ था। अब जो सड़क थी तो सड़कें कहीं पक्की थी और कहीं कच्ची थी। अब जरूरी तो नहीं कि पूरा शहर में पक्की ही होगा, पूरा शहर में तो पक्की था, लेकिन जरा सा हट करके क्या था, तो कच्ची भी था।
आपने देखा होगा कि आप जहां रहते होंगे जो मेन टाउन है, पक्की सड़क है, थोड़ा सा साइड में चले गए तो कच्ची सड़क आपको मिल जाएगा। तो इसी वही क्रम यहाँ होता था, ठीक है। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों होती थी। और प्यारे बच्चों, जो सड़कें जो पक्की होती थी वो उस पक्की सड़क को कैसे बनाया जाता था, तो ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ईंट कैसे तैयार होता था, तो ईंट को बनाने के लिए वे लोग धूप में सुखाया करते थे, ठीक है। तो सड़कें ईंटों की बनी होती थी, सड़कें पक्की और कच्ची दोनों होती थी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो सड़कें जो मिला, जितना भी सड़क मिला, उन सड़कों में जो सबसे ज़्यादा चौड़ा सड़क था, यानी सबसे ज़्यादा, जैसे कि हाईवे होता है ना, सबसे चौड़ा सड़क, 4 लाइन 3 लाइन, सॉरी 3 लाइन नहीं होता है, 2 लाइन होता है, 4 लाइन 2 लाइन 6 लाइन जो भी रहे। तो जो सड़क का जो चौड़ाई था, सबसे ज़्यादा चौड़ाई पता है कितना मिला, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे चौड़ा, ठीक है, सड़क 9.15 मीटर, कितना था, 9.15 मीटर सबसे ज़्यादा चौड़ा सड़क मिला। अब चौड़ा कैसे, देखिए ये जो सड़क है ना, ये तो लंबा हो गया, यानी ये जो मेरा चौड़ाई है, इस चौड़ाई, यह चौड़ाई की कितना था, 9.15 मीटर चौड़ा था, ठीक है। और इस चौड़े सड़क को जो सबसे ज़्यादा चौड़ा मिला, उसे हड़प्पा सभ्यता का क्या बोला गया, तो इतिहासकारों ने कहा कि मुझे लगता है यह सबसे चौड़ी सड़क है, इसलिए यह सड़क क्या होगी, तो राजपथ होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, राजपथ होगी, ठीक है। तो राजपथ सड़कें की चौड़ाई कितना मीटर, तो 9.15 मीटर। और जो अन्य सड़कें थी यानी गलियां, वह गलियां कितने मीटर की हुआ करती थी, तो प्यारे बच्चों वह गलियां 2.75 से लेकर के 3 लगभग 4 मीटर तक, ठीक है। एक लगभग देखिए एक्यूरेट तो 3.66 है, तो लगभग 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक क्या होती थी प्यारे बच्चों, तो सड़कें चौड़ी होती थी। कौन, तो सामान्य सड़क, सामान्य। अब देखिए, अब हर सड़क तो इतना मीटर तो चौड़ा होगा नहीं होगा। आपको प्यारे बच्चों जाना है पटना, तो पटना वाला देखिएगा जो सड़क जाता है एकदम चौड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो आपका जहां घर होगा वो तो गली वाला है, तो क्या उतना चौड़ा होगा, नहीं ना होगा। तो इसलिए जो सामान्य जो सड़क था उसको 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर तक था, और जो सबसे चौड़ा सड़क था जिसको राजपथ कहा गया, वह कितना मीटर चौड़ा था, तो 9.15 मीटर चौड़ा था, ठीक है। प्यारे बच्चों, सड़कों को साफ सफाई करने के लिए भी उत्तम तरीका था, यानी सड़कें को समय समय पर क्या किया जाता था, तो साफ किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, यह तो हो गया नगर निर्माण के अंतर्गत सड़क का भी, हमने सड़क का भी वर्णन कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। यानी नगर के अंतर्गत मैंने पहला पॉइंट सड़क को आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आता है दूसरा पॉइंट, नाली, ठीक है, या यूं कहो जल निकास प्रणाली, नाली कहिए या जल निकास प्रणाली कहिए, बात बराबर। अब प्यारे बच्चों, जो सड़क है हमारा, उस सड़क के किनारे क्या बनी हुई थी, तो प्यारे बच्चों नालियां बनी हुई थी। और यह जो नालियां थी वह नालियां कच्ची और पक्की दोनों बना थी, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं कच्ची थी और कहीं कहीं पक्की थी, लेकिन सभी नाली को क्या किया जाता था, पत्थरों या शिलाओं से ढक दिया जाता था। क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था। उनका मानना था यह कि यदि मैं नाली को खुला छोड़ दूंगा तो हो सकता है गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता 4600 वर्ष पुरानी सभ्यता है, और ये सभ्यता स्वच्छता के प्रति इतना जागरूक है कि अपना हर नाली को वो ढक करके रखता था। आज क्या हम लोग जितना भी आपके गांव के या शहर के पास में देखिएगा कि नाली है, क्या सभी नाली ढका हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं ढका हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमसे बेहतर हड़प्पावासी थे कि नहीं थे। हम लोग आज भी गंदगी फैला करके रखते हैं, यानी कि खुला नाली है,
ढके या ना ढके सरकार कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हड़प्पा वासी का जितना भी नाली था सभी नाली को क्या किया जाता था? तो प्यारे बच्चों तो ढक दिया जाता था। कंपलसरी है, ढकना ही ढकना है, कुछ हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी सभ्यता से स्वच्छता के प्रति हड़प्पा सभ्यता क्या थी प्यारे बच्चों? तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नाली हुआ करती थी, नाली जो घर में जितना भी पानी यूज होता है, जैसे नहाने के लिए पानी यूज, खाना बनाने के लिए पानी यूज, ठीक है, घर को साफ करने के लिए पानी यूज, तो सारा का सारा पानी जो घर का पानी था वह कहाँ गिरता था? वह छोटी नाली में गिरता था। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों छोटी नाली का पानी मध्यम नाली में गिरता था और मध्यम नाली का जो पानी होता था वह बड़ी नाली में गिरता था। और बड़ी नाली क्या करती थी? तो नगर के बाहर गंदे पानी को निकास कर दिया, यानी कि निकाल करके हटा दिया जाता था। ठीक है, यानी कि जो गंदा पानी है पहले छोटी नाली में गिरेगा, छोटी से मध्यम नाली में, मध्यम नाली से बड़ी नाली में, फिर बड़ी नाली के माध्यम से गंदे पानी का जल नगर से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी नाली है सभी नाली का समय समय पर साफ करने का उत्तम क्या था? तो प्रावधान था। तो अतः हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली हम लोगों से क्या था? तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तो था ही। ठीक है, बेहतर नहीं था, यानी कि हम लोगों से ज़्यादा वे लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह मेरा क्या हो गया? तो यह मेरा नाली का भी पॉइंट मेरा हो गया और जल निकास प्रणाली का भी पॉइंट हो गया। अब प्यारे बच्चों हम आपको सबसे MVVI पॉइंट समझाएंगे, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। आज मैंने कपड़ा भूल गया लाने के लिए, देखिए हम किससे मिटा रहे हैं। ठीक है, फिर इसको धोना पड़ेगा खुद से ही। प्यारे बच्चों देखिए अब मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाऊंगा। वो तीसरा पॉइंट क्या है? स्नानागार। ठीक है प्यारे बच्चों, स्नानागार क्या? तो नहाने का स्थल, जहां व्यक्ति स्नान करे वही होगी आपका स्नानागार। प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में आपको स्नानागार तो बहुत जगह मिला। हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, लेकिन जो सबसे बड़ा, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला वह स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ मिला प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए मोहनजोदड़ो में स्नानागार किस प्रकार से बना हुआ था? तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो में स्नानागार एक चबूतरे पे बना हुआ था, यानी सतह। ये जो चबूतरा क्या था? तो पत्थर का था या ईटा का बना हुआ, यानी कि चबूतरा पक्की थी, चाहे वो पत्थर का बना हो या ईटा का, संभवतः यह शायद ईटा का ही बना हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों यह जो स्नानागार था, इस स्नानागार में अब देखिए जो नहाएगा तो उतरने के लिए दोनों साइड क्या बना हुआ था? तो प्यारे बच्चों सीढ़ियाँ बना हुआ था। क्या बना हुआ था? तो सीढ़ियाँ, यानी कि स्नानागार में दोनों साइड सीढ़ियाँ बना हुआ था। अब प्यारे बच्चों देखिए सब कोई नहाएगा तो पानी गंदा होगा, बिल्कुल गंदा पानी हो जाएगा। तो गंदा पानी को हटाया जाएगा, नया पानी भरा जाएगा, तभी तो ना कोई दूसरा कोई नहाएगा। तो गंदे पानी को निकालने के लिए बगल में क्या बना हुआ था? तो प्यारे बच्चों नाली बना हुआ था। हम यह लिख देते हैं नाली। ठीक है, यानी नाली के माध्यम से गंदे पानी को क्या किया जाता था? तो प्यारे बच्चों निकाल दिया जाता था। ठीक है, और देखिए अब गंदा पानी तो निकल गया, अब हम इसमें पानी भरेंगे ना। तो पानी भरने के लिए, स्वच्छ पानी भरने के लिए पास में क्या बना हुआ था? तो प्यारे बच्चों पास में कुआं बना हुआ था। क्या? यानी कि बगल में ही था कुआं। ठीक है, जिससे इस कुएं से निरंतर स्नानागार में पानी भरा जा सके। कुआं पास में ही होगा तभी तो ना निरंतर पानी भरा जाएगा। ठीक है, अब इस कुएं से निरंतर पानी भरा जाता था, पानी गंदा हो जाता था तो नाली के माध्यम से पानी को निकाल दिया जाता था। किसमें? तो स्नानागार में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए सबको नहा लेगा, सुना लेगा, तो जैसे नहा लेगा तो कपड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो कपड़ा बदलने के लिए
कई कक्ष बने हुए थे, यानी कि बहुत सारे कमरे थे जिससे सभी कोई अपना कपड़ा बदल सके। यानी यूँ कहें कि बगल में क्या था, तो कपड़ा बदलने के लिए कक्ष बने हुए थे, और आराम करने के लिए क्या बना हुआ था प्यारे बच्चों, तो विशाल भवन बना हुआ था, जहाँ सभी कोई क्या कर सके, तो आराम कर सके। ठीक है, ये सभी कोई आराम कर रहा है। प्यारे बच्चों, इस फिगर को देख करके आप बताइए, क्या यह स्नानागार किसी व्यक्ति का प्राइवेट होगा यानी पर्सनल होगा, या यह स्नानागार सार्वजनिक होगा? सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए, पूरे जनता के लिए। आपको देख करके बताना है, कमेंट करना है अभी तुरंत। प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा। ठीक है, सार्वजनिक होगा कि स्नानागार, सॉरी सार्वजनिक होगा कि पर्सनल होगा? तो प्यारे बच्चों, यह स्नानागार क्या था जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा मिला, वह था सार्वजनिक। क्या था? सार्वजनिक। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यह स्नानागार सार्वजनिक था? ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब इस स्नानागार में सभी कोई नहा लिया। अब कपड़ा बदलेगा, तो यदि मेरा पर्सनल होगा तो कपड़ा बदलने के लिए हम एक रूम बनाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम, या मेरा जनसंख्या, मेरे घर का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हम 3 बनाएं। क्या कभी जिंदगी में हम 5, 6, 7 कक्ष बनाएंगे? नहीं ना बनाएंगे। लेकिन इसलिए यह स्नानागार के बगल में कई कक्ष मिले। ठीक है, अब कई कक्ष कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि यह सार्वजनिक रहा होगा। सभी लोग यहाँ आते होंगे विशेष अवसर पे। विशेष अवसर मतलब क्या? जैसे कोई मेला लग गया, कोई पूजा हो गया, जैसे महाकुंभ होता है ना साल में एक बार। ठीक है, तो सभी लोग भीड़ न जुटाते हैं। कभी गंगा नदी के किनारे एक साल में कोई पर्व न लगता है, तो सभी लोग एक साथ आते हैं, नहाते, डुबकी लगाते हैं, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, कोई विशेष अवसर पे सभी कोई एक साथ आते होंगे, भीड़ एकदम हो जाता होगा, इसलिए कई कक्ष बने थे। अतः इससे प्रमाणित होता है कि यह स्नानागार क्या था? तो प्यारे बच्चों, यह स्नानागार सार्वजनिक था। क्या था? तो प्यारे बच्चों, तो सार्वजनिक था। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं यह स्नानागार कितना लंबा था, कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइएगा कितना लंबा था। तो प्यारे बच्चों, यह लंबा था 39 फुट। कितना? 39 फुट। यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो यह स्नानागार कितना चौड़ा था? तो 23 फुट। कितना फुट? तो 23 फुट। कूट नहीं समझ लीजिएगा, फुट लिखा हुआ है, फुट। तो और प्यारे बच्चों, यदि मैं गहराई की बात करूं तो प्यारे बच्चों, यह कितना गहरा था? यह गहरा था 8 फुट। कितना? 8 फुट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखे। यह आपका MBBR है, कोई नहीं काटेगा, इस बार आएगा 22 में, लिख लीजिए, मेरा वादा है आपसे, कोई नहीं काटेगा इस बार। ठीक है, खैर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है? उत्तर देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ठीक है, एक अद्वितीय क्या है? तो नमूना है। यह स्नानागार एक चबूतरे पे बना हुआ था। ठीक है, यह इस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जल निकासी के लिए नाली था, निरंतर जल को भरने के लिए पास में कुआं था, तथा कपड़ा बदलने के लिए अनेक कक्ष थे। ठीक है, और विश्राम करने के लिए एक भवन भी बने हुए थे। अतः हम कह सकते हैं कि यह स्नानागार क्या था? तो यह स्नानागार सार्वजनिक था। यह स्नानागार 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट क्या था? तो गहरा था। और इतिहासकार ने तत्कालीन समय का इसे क्या बोला? तो अद्वितीय नमूना बोला। क्या बोला? अद्वितीय नमूना बोला। ठीक है, अब इतिहासकार ने जो है इसे, इस स्नानागार को क्या बोला? तो तत्कालीन, यानी कि उस समय का अद्वितीय नमूना। प्यारे बच्चों, अद्वितीय नमूना क्या होता है? जैसे देखिए, भारत का भी अद्वितीय नमूना क्या है जो कि पूरे विश्व में फैला, मतलब कि पूरे विश्व प्रसिद्ध है? तो भारत का ताजमहल अद्वितीय नमूना है कि नहीं है? उसी प्रकार इतिहासकार ने कहा कि यह स्नानागार उस समय का क्या रहा होगा? तो अद्वितीय नमूना रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, स्नानागार समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आपको प्रश्न आएगा तो आंख मूंद करके यही लिख देना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? तो अन्नागार समझेंगे। ठीक है,
सारा विशेषता खत्म कर दूंगा यूं चुटकी में, ठीक है। याद करने की कोई झंझट नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कभी याद करें, बस समझे और समझ करके एग्जाम में लिख दीजिए, बस मेरी यही चाह रहती है, ठीक है। अन्नागार, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं अन्नागार की बात करूँ, यह हालांकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, फिर भी कभी कभी 5 साल 6 साल में आ जाता है। अन्नागार जो कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मिला था, हड़प्पा में भी मिला था, ठीक है, और उसके बाद लोथल में भी मिला था, यानी कि हर एक देखिए जगह अन्नागार मिला था। अन्नागार का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है? अन्नागार का मतलब होता है अन्न रखने का जगह। क्या? तो अन्न रखने का जगह। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे ना, जहां आप लोग जो है आपकी मम्मी, खास करके गांव में घर होगा तो आपका खेत होगा तो आप जहां गेहूं रखते हैं, धान रखते हैं, ठीक है, तो अन्न रखने के जगह को ही क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या मिला? तो विशाल अन्नागार मिला। तो इस अन्नागार का काम क्या होता था? तो इस अन्नागार में जो है सर्वप्रथम देखिए जो छोटे छोटे अन्नागार थे वो सभी घर में था। लोग हड़प्पावासी क्या करते थे? तो अपने अन्न को अन्नागार में रखते थे। लेकिन विशाल अन्नागार में क्या होता था कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो एक टैक्स के रूप में अन्न भी लेता था। अब टैक्स यानी कर के रूप में अनाज लिया, गेहूं लिया, तो गेहूं तो ढेर सारा ना हो जाएगा क्योंकि सभी लोग देगा, तो उतना गेहूं को रखने के लिए विशाल अन्नागार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो विशाल अन्नागार में क्या किया जाता था? तो अन्न को रखा जाता था। इसलिए भी रखा जाता था कि ताकि मान के चलिए यदि सभ्यता पर किसी भी प्रकार का मुसीबत आया, जैसे बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, तो रिजर्व में सभ्यता क्या करता था? तो अन्न रखता था, जिससे सभी हड़प्पावासी का उस समय क्या हो सके? तो मुसीबत आने पर सभी को भोजन मिल सके, ठीक है। और कर से जितना अन्न आया इसमें रखा जाएगा, मुसीबत के लिए भी रखा जाता था, ठीक है। आम भाषा में घुमा फिरा करके कहिए तो अन्नागार मतलब क्या? तो अन्न रखने का जगह, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं आवासीय भवन, ठीक है। पता नहीं कौन सा पॉइंट भूल गए। आवासीय भवन क्या? तो आवासीय भवन, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए अब जो हड़प्पा सभ्यता का जो भवन था वो भवन किस प्रकार का होता था? प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क एकदम सीधी, ये रहा सीधी, ठीक है। अब जैसे ही सीधी है ना हुआ तो ये जो मेन रोड है, मेन रोड में मान के चले कि हम एक घर बनाए, ये हम घर बनाते, ठीक है। अब इस घर का गेट किधर होना चाहिए? इस मुंह, क्योंकि यहाँ है मेन रोड, लेकिन गेट होता था पीछे की ओर। कहाँ? तो मेन गेट पीछे की ओर होता था। अब प्यारे बच्चों पूछिए क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उस समाज का रूपरेखा भारतीय जैसा था। क्या था? तो भारतीय जैसा, यानी कि हम लोग जो हैं क्या देखते हैं कि जो घर में जो महिला है, बहू है, बेटी है, उसको कोई लोग ना देखे, है कि नहीं। तो चलो अब देखिए जो मेन रोड है यदि कोई लोग जाएगा तो राहगीर होगा, यदि गेट का इस घर का गेट आगे कर देंगे तो हो सकता है कि सभी लोग बहन बेटी को देखें। इसलिए उनसे बचने के लिए हड़प्पावासी क्या करते थे? तो मेन गेट ही पीछे की ओर कर देते थे कि ताकि जो राहगीर है वो मेरी बहन बेटी को देख ना सके, ठीक है। उसके बाद जो भी घर, तो जो घर थी वो पक्की हुआ करती थी, समान कच्ची और पक्की दोनों हुआ करती थी, और घर 1 महला 2 महला और कहीं कहीं 3 महला भी देखने को मिलता था। जैसे लोथन में 3 महला भी देखने को मिला था। सामान्य रूप से कहें तो 1 महला और 2 महला था, ठीक है। प्यारे बच्चों घर में एक रसोई हर घर में क्या पाया गया? तो प्यारे बच्चों रसोई पाया गया, अन्नागार पाया गया। इसके अलावा जो कक्ष होते थे, शयन कक्ष होते थे, सोने की जगह जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था? तो रोशनदानी, ठीक है। उस घर में जो है रोशनदानी के उत्तम व्यवस्था थी। अब पूछिए कि रोशनदानी क्या?
तो रोशनी आने की जगह, तो कक्ष में रोशनी आने की जगह कोई रोशनदानी बोलते हैं। अब रोशनी किससे आएगा, तो आपका खिड़की, यानी घर का जो खिड़की होता है उसी को रोशनदानी कहते हैं, ठीक है। तो हर एक कक्ष में रोशनी आने के लिए क्या थी, तो प्यारे बच्चों तो रोशनदानी के उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का जो विशेषता था तो मुख्य रूप से नगर निर्माण, स्नानागार, अन्नागार, सड़क, नाली यानी जल निकास परियोजना और आवासीय भवन, मैंने आज आपको सारा का सारा बता दिया, मुख्य रूप से बता दिया। इतना इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो विशेषता प्यारे बच्चों आज मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं। अब मैं क्या समझाऊंगा, सामाजिक बातें और धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक दोनों एक साथ में समझा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या समझाऊंगा, पता नहीं, उसके बाद समझा दूंगा, उसके बाद शॉर्टकट है कर देंगे, नहीं तो बहुत लेंथी हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।